नमस्कार प्यारे छात्रों। कल आपने सकर्मक क्रिया के बारे में जाना था। आज हम सकर्मक क्रिया उसके भेदों के विषय में जानेंगे। सकर्मक क्रिया के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इसे बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं, और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इन तीनों के विषय में हम अध्ययन करेंगे, इनके लक्षण, इनके उदाहरण, इन्हें समझकर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्यारे बालकों, सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। इसे बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत सारी, कर्मक का मतलब कर्मों वाली, क्रिया का मतलब क्रिया। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 3 उपभेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया यानी कि क्रिया में एक ही कर्म होगा। द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया यानी कि क्रिया में 2 कर्म होंगे या 2 से अधिक कर्म होंगे। तीसरा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये सकर्मक तो होगा लेकिन इसका अर्थ एक वाक्य पर निर्भर, एक शब्द पर निर्भर करेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, एक का मतलब एक, कर्म का मतलब कर्म वाली, क्रिया का मतलब क्रिया, यानी कि जिस वाक्य की क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शाम रोटी खाता है। इसमें शाम कर्ता है, रोटी कर्म है और खाता है क्रिया है। कर्म का पता कैसे लगता है? मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या, किसे या किसको लगाकर देख लेना चाहिए। जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। जैसे यहाँ मुख्य क्रिया है खाता है, इससे पहले हम क्या लगाकर देखते हैं, क्या खाता है। उत्तर मिला रोटी, अर्थात रोटी कर्म है। शाम कर्ता, रोटी कर्म, खाता है क्रिया, यानी कि खाता है क्रिया का एक ही कर्म है रोटी। इसलिए यह वाक्य एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं। विपिन किताब पढ़ता है। इसमें विपिन कर्ता है, किताब कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। पढ़ता है क्रिया से पहले ठीक हमने क्या या किसे लगाया। क्या पढ़ता है? उत्तर मिला किताब, यानी कि किताब कर्म है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किताब पर पड़ रहा है इसलिए यह कर्म है। विपिन कर्ता, किताब कर्म, पढ़ता है क्रिया, यानी कि पढ़ता है क्रिया का एक ही कर्म है किताब। जिस वाक्य की क्रिया का एक ही कर्म होता है वहाँ एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। खुशहाल फुटबॉल खेलता है। यहाँ खेलता है क्रिया है, खुशहाल कहता है और फुटबॉल कर्म है, यानी कि वाक्य में एक ही कर्म है, यानी कि यह वाक्य एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण है रचना खाना पकाती है। रचना करता है, खाना कर्म है, पकाती है क्रिया है। इस वाक्य में एक ही कर्म है इसलिए यह एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
पकाती है क्रिया से ठीक पहले हमने क्या लगाया, प्रश्न बनाया, क्या पकाती है, उत्तर मिलता है खाना, इसका मतलब खाना कर्म है। इस वाक्य में एक कर्म आया है, इसलिए ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। रमेश गाना सुनाता है, रमेश कहता है, गाना कर्म है, सुनाता है क्रिया है, यानी कि इस वाक्य में एक ही कर्म है, सुनाता है क्रिया का एक ही कर्म है गाना। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बूढ़ा आम खाता है, इसमें बूढ़ा कहता है आम कर्म है और खाता है क्रिया है। खाता है क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ता है, इसका मतलब आम कर्म है। खाता है से ठीक पहले हमने क्या या किसे लगाया, प्रश्न बनाया, उत्तर मिला आम। क्या खाता है, उत्तर आया आम, इसका मतलब आम कर्म है। इस वाक्य में एक ही कर्म है, इसका मतलब यह एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया तीन प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इसे बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं, और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम रोटी खाता है, इसमें खाता है क्रिया का प्रभाव रोटी पर पड़ रहा है, इसका मतलब रोटी कर्म है। नंबर 2 बात, खाता है से पहले हमने क्या या किसे लगाकर देखा, प्रश्न बनाया, क्या खाता है, उत्तर मिला रोटी, इसका मतलब रोटी कर्म है। इस वाक्य में एक ही कर्म है, यानी कि खाता है क्रिया का एक ही कर्म है रोटी, इसलिए यहां एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दूसरे भेद के बारे में पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्वि का मतलब दो, कर्मक का मतलब कर्म वाली, क्रिया का मतलब क्रिया, यानी कि दो कर्म वाली क्रिया। इसे बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं, यानी कि एक से अधिक कर्मों वाली क्रिया। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके दो कर्म होते हैं। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके दो कर्म होते हैं। दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ उसके दो कर्म होते हैं। दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आपने जाना कि कई वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में एक से अधिक कर्म होते हैं, यानी कि दो दो कर्म होते हैं, और जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे ही हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं या बहुकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी तक आपने दो बातें जानी। एक बात तो यह है कि कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं और उन दोनों कर्मों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, उसे ही हम द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जी दो कर्म कौन कौन से होते हैं। जी दो कर्म होते हैं, एक तो होता है सजीव कर्म और एक होता है निर्जीव कर्म, या फिर ऐसा कह लो मुख्य कर्म या गौण कर्म। इन दोनों के विषय में पढ़ करके देखते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 मुख्य कर्म और नंबर 2 गौण कर्म। मुख्य कर्म कहता है कि ये क्रिया के समीप होते हैं, और नंबर 2 बात, इसमें विभक्ति नहीं होती, कर्म की विभक्ति को होती है। ये क्रिया के समीप होते हैं और इनमें विभक्ति नहीं होती। गौण कर्म कहता है कि क्रिया से दूर रहते हैं और इनमें विभक्ति का प्रयोग भी होता है। कर्म की विभक्ति को होती है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कर्म जो क्रिया के समीप होते हैं, इनमें विभक्ति भी नहीं होती, और गौण कर्म ये क्रिया से दूर रहते हैं
और इसमें विभक्ति का प्रयोग भी होता है। जैसे उदाहरण है, धनी पुरुष याचक को रुपया देता है। धनी पुरुष याचक को रुपया देता है। हमने जाना कि कलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य कलम और दूसरा होता है गौण कलम। आप देख रहे हो, मैंने अंडरलाइन करके नीचे लिख भी रखा है। मुख्य कलम कहता है, मुख्य कलम को निर्जीव कलम भी कहा जाता है। मुख्य कलम कहता है कि ये क्रिया के पास होता है, यानी कि देता है क्रिया के पास है। और नंबर 2 बात, इसमें विभक्ति नहीं होती। रुपया शब्द में कोई विभक्ति का भी प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह मुख्य कलम है या निर्जीव कलम है। अब देखिए गौण कलम, यह क्रिया से दूर है। आपने देखा, देता है क्रिया से दूर है। नंबर 2 बात, इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। याचक को, मैंने आपको बताया था कि कलम की विभक्ति को होती है, तो इसमें विभक्ति का प्रयोग है। इसका मतलब यह गौण है, सजीव है। सजीव कलम कोई जीवित व्यक्ति होता है और निर्जीव कलम कोई वस्तु या कोई निर्जीव चीज होती। इस वाक्य में सजीव कलम और निर्जीव कलम दोनों हैं, गौण कलम और मुख्य कलम दोनों हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक कलम हो वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ देता है, इस क्रिया के 2 कलम हैं, गौण कलम है याचक और याचक को, और मुख्य कलम है रुपया। सजीव कलम है याचक और निर्जीव कलम है रुपया। इस वाक्य में देता है क्रिया के 2 कलम हैं। इसी के कारण यह उदाहरण द्विकर्मक या बहुकर्मक सकर्मक क्रिया का है। अभी हमने यह जाना कि कई वाक्यों में एक से अधिक कलम होते हैं, 2 कलम होते हैं। जब तक दोनों कलम नहीं होंगे उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अर्थ स्पष्ट करने के लिए दोनों कलमों की आवश्यकता होती है, एक गौण कलम, दूसरा मुख्य कलम। मुख्य कलम कहता है कि वे क्रिया से ठीक पहले होता है और इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, जैसा कि आप देख रहे हो रुपया शब्द में। यह निर्जीव होता है, यानी कि जीवन रहित कोई वस्तु। और दूसरा होता है गौण कलम, जो क्रिया से दूर रहता है और विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। यह एक सजीव होता है, जीवित व्यक्ति होता है, इसे सजीव कलम कहते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक कलम हो तो वह वाक्य द्विकर्मक या बहुकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाता है। उदाहरण संख्या 2, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। यहाँ इस उदाहरण में 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है। अध्यापक कहता है, छात्रों को कलम है, हिंदी कलम है, और पढ़ाता है क्रिया है। पढ़ाता है क्रिया के पास जो कलम है वह मुख्य कलम है, इसमें विभक्ति भी नहीं है और यह निर्जीव है। छात्रों को यह क्रिया से दूर है, इसमें विभक्ति का प्रयोग है, इसका मतलब यह गौण कलम है, सजीव है। जिस वाक्य में 2 से अधिक या 2 कलम होते हैं वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। तीसरा उदाहरण समझ करके देखेंगे। अध्यापक शरारती छात्रों को दंड दे रहा था। अध्यापक शरारती छात्रों को दंड दे रहा था। अध्यापक कहता है, छात्रों को कलम है, दंड कलम है, दे रहा था क्रिया है। दे रहा था के पास जो है वह शब्द है दंड, यह कलम है, इसमें यह मुख्य क्रिया के पास है, विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यह निर्जीव है, मुख्य कलम है। छात्रों को सजीव कलम है, यह क्रिया से दूर है, विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए गौण है। इस उदाहरण में 2 कलम होने की वजह से यह द्विकर्मक या बहुकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे राम शाम को पुस्तक पढ़ा रहा है। इस वाक्य में राम कहता है, शाम को कलम है और पुस्तक कलम है, पढ़ा रहा है क्रिया है। पढ़ा रहा है क्रिया के पास पुस्तक शब्द है, यह पुस्तक कलम है, पास में है और विभक्ति नहीं है, इसका मतलब यह निर्जीव है, मुख्य कलम है।
शाम को यह मुख्य क्रिया से दूर है, विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यह गौण है और सजीव है। इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए यह द्विकर्मक या बहुकर्मक सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण है माँ बच्चे को खाना खिला रही है। इसमें भी आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो, खिला रहे क्रिया के पास जो कर्म है वह मुख्य है, निर्जीव है, उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं है। बच्चों को में विभक्ति का प्रयोग है और वह क्रिया से दूर भी है, गौण कर्म है। इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया। मैंने राधा को खाना दिया। इसमें मैंने कहता है, राधा को चूंकि क्रिया दिया से दूर है, विभक्ति का प्रयोग है, गौण कर्म है, सजीव है, और खाना मुख्य कर्म है, मुख्य क्रिया के पास भी है, निर्जीव है। इस वाक्य में दो कर्म है और दो कर्म होने के कारण यह द्विकर्मक या बहुकर्मक सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म होते हैं वह द्विकर्मक या बहुकर्मक सहकर्मक क्रिया कहलाती है। अधिकतर कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं। इन दोनों कर्मों के बिना वाक्य का अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाता। जिस क्रिया में ये दो कर्म हों वही द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें बस एक बात और बची है समझने वाली, और वो है इसका विशेष नियम। यदि किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो तथा देने में दान की भावना हो तो जिसको दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। ऐसे वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया नहीं होती बल्कि एक कर्मक क्रिया ही होती है। मैं पढ़ के बताता हूँ। विशेष नियम है, यदि किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो तथा देने में दान की भावना हो तो जिसको दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। अतः ऐसे वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया नहीं मानी जाती, एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। इस लक्षण में यह बताया जा रहा है कि जब किसी को देने की क्रिया होगी तो जब देने की क्रिया के अंदर दान की ही भावना हो, ऐसी स्थिति के अंदर द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी बल्कि एक कर्मक क्रिया होगी। कैसे होगी समझ करके देख लीजिए। जैसे राजा ने भिखारी को धन दिया, यहाँ राजा ने भिखारी को जो धन दिया है उसमें उसकी दान देने की भावना छिपी हुई है। तो दिया क्रिया के पास धन कर्म है और भिखारी को यह कर्म नहीं है, यह संप्रदान है। संप्रदान इसलिए है क्योंकि जिसको दिया जाता है उसके अंदर संप्रदान कारक होता है। इसलिए इस वाक्य में दो कर्म नहीं होकर एक ही कर्म होगा। जैसे सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, तो सेठ ने ब्राह्मण को जो गाय दी है उसमें दान देने की भावना है, देने की क्रिया है। जब देने की क्रिया हो और जिसको दिया जाए वहाँ कर्म नहीं होगा, वहाँ संप्रदान होगा। यहाँ ब्राह्मण को संप्रदान है और गाय कर्म है, इसलिए इस वाक्य में एक ही कर्म है। इसलिए ये दोनों वाक्य एक कर्मक सहकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। प्यारे बालकों, आपने सहकर्मक क्रिया के दो भेदों के विषय में आज जाना। एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होगा और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे। जैसा इनका नाम वैसी ही इनकी परिभाषा। एक कर्मक क्रिया यानी कि एक कर्म वाली क्रिया और द्विकर्मक क्रिया यानी कि दो कर्मों वाली क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में आपने जाना कर्म दो प्रकार के होते हैं, मुख्य कर्म या गौण कर्म। इन्हें ही सजीव या निर्जीव कहा जा सकता है। मुख्य कर्म मुख्य क्रिया के ठीक पास होगा, विभक्ति से रहित होगा, और गौण कर्म मुख्य क्रिया से दूर होगा और उसमें विभक्ति का भी प्रयोग होगा। कर्म की विभक्ति को होती है। जिस वाक्य में ऐसे दो कर्म पाए जाए वहां द्विकर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया होगी। इस द्विकर्मक सहकर्मक क्रिया में बस एक बात ही समझने वाली है, जो अंतिम हमने विशेष में लिखा है। जब किसी को कोई चीज दान दी जाती है तो दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। इसलिए
उसे कर्म नहीं माना जाता। ऐसे में उस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म बचेगा। जैसे ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो इसमें ब्राह्मण के लिए संप्रदान है और गाय कर्म है, इसलिए यहां एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। आप ध्यानपूर्वक आज सकर्मक क्रिया के इन दोनों भेदों को पढ़ना, समझना, उन्हें अपनी कॉपी में नोट करना। कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछना। कल इसके कुछ उदाहरणों को लेकर के चर्चा करेंगे और सकर्मक क्रिया का अंतिम भेद अपूर्ण सकर्मक क्रिया भी करके देखेंगे। धन्यवाद।